हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कॉमर्स क्लास 11 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन के परिचय के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे लेखांकन का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग और साथ ही साथ लेखांकन की विशेषता एवं प्रक्रिया यानी कि फीचर्स एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं लेखांकन का क्या अर्थ है। तो लेखांकन का अर्थ जानने से पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि लेखांकन से पहले लेखा की क्या स्थिति थी या व्यवसायी किस प्रकार अपने व्यवसायिक कार्यों को करते थे। प्राचीन काल में जब जनसंख्या कम थी, व्यवसायिक लेन देन कम हुआ करते थे, तो ऐसी स्थिति में व्यवसायी अपने व्यवसायिक लेन देनों को स्वयं याद रख लेते थे और भुगतान प्राप्त कर लेते थे। लेकिन आधुनिक व्यवसायिक युग में जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई, लेन देनों की संख्या बढ़ती गई और साथ ही साथ अनेक जटिलताएं भी आती गईं। आज व्यवसाय में सैकड़ों हजारों लेन देन हुआ करते हैं। इन सभी लेन देनों को याद रखना एक व्यवसायी के लिए संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति की स्मृति क्षमता इतनी नहीं होती है कि वह सैकड़ों हजारों लेन देनों को याद रख पाए। इसके साथ ही साथ एक व्यवसायी हमेशा लाभ कमाने के उद्देश्य से ही व्यवसाय करता है, इसलिए उसे हमेशा यह जानने की इच्छा रहती है कि उसके व्यवसाय की क्या स्थिति है, उसके व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि, उसके पास कितनी संपत्तियां हैं, किसी निश्चित तिथि पर उसकी पूंजी कितनी है। इन सभी बातों की जानकारी लेखांकन द्वारा आसानी से प्राप्त हो जाती है, अतः लेखांकन आवश्यक है। तो स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में हम लोगों ने जाना कि जब पहले प्राचीन काल में या पुराने समय में जब जनसंख्या कम थी तो लेन देन कम हुआ करते थे। जब व्यवसायिक लेन देन ही कम हुआ करते थे तो प्रत्येक व्यवसायी के लिए बहुत आसान था कि उसके व्यवसाय में जो भी लेन देन होते थे वो उन्हें याद रख लेते थे और भुगतान प्राप्त कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, व्यवसायिक लेन देनों की संख्या बढ़ने लगी, तो एक व्यवसायी द्वारा यह संभव नहीं है कि वह प्रत्येक लेन देन को याद रख पाए। हो सकता है कि जिस दिन लेन देन हुआ हो उस दिन याद हो, उसके दूसरे दिन भी याद हो, तीसरे दिन भी याद हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद प्रत्येक व्यवसायी अपने लेन देन की संख्या ज्यादा होने के कारण उसे भूल जाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति की स्मृति क्षमता इतनी अधिक नहीं है, इतनी कुशल नहीं है कि वह आज के हजारों सैकड़ों लेन देन को याद रख पाए और लेखांकन के कार्यों को कर पाए। तो ऐसी स्थिति में लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्रत्येक व्यवसायी लाभ कमाने के उद्देश्य से ही व्यवसाय करता है और वह हमेशा जानना चाहता है कि उसके व्यवसाय की क्या स्थिति है, लाभ हो रहा है या हानि, उसके संपत्ति एवं दायित्व कितने हैं। तो ये सारे कार्य लेखांकन द्वारा आसानी से हो जाते हैं। आगे हम जानते हैं लेखांकन का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। लेखांकन से आशय वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का क्रमबद्ध रूप में लेखा करने, उनका वर्गीकरण करने, उनका सारांश तैयार करने एवं उन्हें इस प्रकार से प्रदर्शित करने से है जिससे उनका विश्लेषण एवं निर्वचन आसानी से किया जा सके। यहाँ लेन देनों का तिथिवार लेखा करने से आशय है कि प्रत्येक लेन देनों का डे बाय डे लेखा करना। मतलब यदि जनवरी माह के लेन देनों का लेखा करना है तो सबसे पहले 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी इसी तरह से लेखा किया जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले 25 जनवरी का लेखा किया गया हो और फिर 5 जनवरी का लेखा किया जाए। कहने का अर्थ यह है कि यदि जनवरी माह के लेन देन का लेखा करना हो, जनवरी माह में जो सबसे पहले लेन देन हुए हैं उसका लेखा होना चाहिए। यदि 1 जनवरी के लेन देन हो तो पहले 1 जनवरी का लेखा किया जाएगा। उसके बाद यदि 2 जनवरी के लेन देन हो तो 2 जनवरी का लेखा किया जाएगा। यदि 3 जनवरी में किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं हुआ हो तो 3 के बाद जिस तिथि को लेन देन हुए हैं उनका लेखा किया जाएगा। तो इस प्रकार जो लेखा करने का क्रम होगा वो डे बाय डे होगा, तिथिवार होगा। ऐसा नहीं कि बाद में हुए लेन देनों का लेखा पहले हो जाए और जो पहले लेन देन हुए हैं उनका लेखा बाद में हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा है वर्गीकरण। वर्गीकरण के अंतर्गत एक एक खाता का लेखा अलग अलग किया जाता है ताकि प्रत्येक खाते के संबंध में अलग अलग जानकारी प्राप्त की जा सके। सारांश तैयार करने का अर्थ तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस से है। इसके अंतर्गत खाता बही के शेष के आधार पर खातों के सारांश तैयार किए जाते हैं। विश्लेषण एवं निर्वचन से आशय अंतिम खातों के विश्लेषण करने एवं उनका निर्वचन अर्थात इच्छित व्यक्ति के पास लेखा सूचना भेजने से है। अंतिम खातों के अंतर्गत व्यापारिक खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवं आर्थिक चिट्ठा
बैलेंस शीट बनाए जाते हैं। लेखांकन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। भिन्न भिन्न विद्वानों एवं संस्थाओं ने लेखांकन की निम्न परिभाषाएं दी हैं। जैसे P.N. एंथनी के अनुसार लेखांकन पद्धति व्यवसाय की मौद्रिक सूचनाओं का एकत्रीकरण, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण एवं संप्रेषण है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अनुसार लेखांकन शब्दों एवं घटनाओं को जो आंशिक रूप में अथवा कम से कम वित्तीय प्रकृति के होते हैं, प्रभावपूर्ण विधि से एवं मौद्रिक रूप में लिखने, वर्गीकृत करने और सारांश में व्यक्त करने तथा उनके परिणामों की व्याख्या करने की कला है। इस प्रकार लेखांकन व्यापारिक लेन देन के मौद्रिक रूपों का लेखा करता है ताकि वित्तीय विवरण जैसे व्यापारिक खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवं आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट तैयार किए जा सके। आगे हम लेखांकन की विशेषता एवं प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। तो लेखांकन की विशेषता एवं प्रोसेस को हम इन 5 पॉइंट के अंतर्गत जानेंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है व्यापारिक वित्तीय लेन देनों का लेखा करना। दूसरा, मौद्रिक लेन देनों का ही लेखा करना। तीसरा, व्यापारिक लेन देनों एवं सौदों का वर्गीकरण करना। चौथा, लेन देनों का सारांश तैयार करना। पांचवा, लेन देनों का विश्लेषण एवं निर्वचन करना। और छठा पॉइंट है वित्तीय सूचनाओं का संवहन एवं संप्रेषण करना। तो आगे हम इन पॉइंट को डिटेल में जानेंगे और यह जानेंगे कि इस पॉइंट के अंतर्गत क्या क्या बातें शामिल की जाती है, जिससे हम लेखांकन की विशेषताओं एवं प्रक्रिया को आसानी से समझ सकेंगे। लेखांकन की विशेषता एवं प्रक्रिया। लेखांकन की परिभाषाओं के आधार पर लेखांकन में निम्न विशेषताएं स्पष्ट होती है, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है व्यापारिक वित्तीय लेन देनों का लेखा करना। लेखांकन के अंतर्गत व्यवसायिक लेन देनों की पहचान करना एवं इसका नियमित एवं सुव्यवस्थित ढंग से लेखा किया जाता है, ताकि किसी प्रकार से लेन देन का लेखा करने से भूल की संभावनाएं नहीं रहे एवं कोई भी लेन देन लिखने से ना छूट जाए और सही परिणाम प्राप्त किया जा सके। तो इस पॉइंट के अंतर्गत यह बताया गया है कि लेखांकन के अंतर्गत सबसे पहले व्यवसायिक लेन देनों की पहचान की जाती है, इसका नियमित एवं सुव्यवस्थित ढंग से लेखा किया जाता है। नियमित कहने का अर्थ है कि ऐसा नहीं कि व्यवसायिक लेन देन का लेखा आज किया जाए और फिर कुछ महीने बाद किया जाए, तो ऐसा नहीं है। हर एक लेन देन का लेखा होना चाहिए और वह नियमित रूप से होना चाहिए, और जो भी लेन देन का लेखा हो वह क्रमबद्ध होना चाहिए, डे बाय डे होना चाहिए, अर्थात जो लेन देन पहले हुए हो उसका लेखा पहले होना चाहिए और उसके बाद के लेन देन का लेखा उसके बाद होना चाहिए। ऐसा होने से क्या होगा कि किसी प्रकार के से कोई भी लेन देन लिखने से नहीं छूटेगा और व्यवसाय अपने सही परिणाम को बता पाएगा। दूसरा पॉइंट है मौद्रिक लेन देन का ही लेखा। व्यापारिक लेखा पुस्तकों में केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जाता है जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सके। उन लेन देनों का लेखा नहीं किया जाता है जिसे मुद्रा के रूप में मापा नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी संस्था के पास कुशल कर्मचारियों की एक टीम है जो उस संस्था के लिए बहुत ही उपयोगी है, यदि किसी कारण से वे संस्था को छोड़ते हैं तो इसका लेखा भी लेखा पुस्तक में नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये वित्तीय प्रकृति के लेन देन नहीं है, अर्थात इन्हें मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता है। लेकिन यदि इस टीम द्वारा संस्था से कोई ऋण ले गई है तो उसका लेखा किया जाएगा, क्योंकि ये लेन देन मुद्रा के रूप में मापनीय है। कहने का अर्थ यह है कि व्यवसायिक लेखा पुस्तकों में केवल मौद्रिक लेन देन का ही लेखा किया जाता है। उन लेन देनों का लेखा बिल्कुल नहीं किया जाता जिसे मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सके, चाहे वह किसी व्यवसाय के लिए कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो। उस लेन देन का लेखा नहीं किया जाएगा जो मुद्रा के रूप में मापनीय नहीं है। आगे पॉइंट के रूप में हम देखते हैं व्यापारिक लेन देन या सौदों का वर्गीकरण करना। वित्तीय लेन देनों का पुस्तकों में लेखा करने के पश्चात उनमें समानता के अनुसार या एक जैसी प्रकृति वाले लेन देनों को उनके खातों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, ताकि प्रत्येक अलग अलग खाते के संबंध में पृथक पृथक सूचनाएं प्राप्त की जा सके। इसके लिए खाता बही या लेजर बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यवसायिक संस्था द्वारा अलग अलग स्थानों पर लिखे गए क्रय का लेखा एक जगह एकत्रित करके लिखना, ताकि क्रय के बारे में औसत जानकारी प्राप्त की जा सके। तो इस प्रकार व्यापारिक वित्तीय लेन देनों का लेखा करने के पश्चात उनका वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि समानता के आधार पर एक जैसे प्रकृति वाले लेन देनों को एक जगह वर्गीकृत किया जाता है और ये वर्गीकरण करने के लिए लेजर बनाए जाते हैं, यानी कि खाता बही तैयार किए जाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया कि अगर किसी व्यवसायिक संस्था द्वारा क्रय किए गए क्रय का लेखा अलग अलग स्थान पर किया गया हो,
तो उसे एक जगह एकत्रित करना क्या कहलाएगा? वर्गीकरण कहलाता है, ताकि उस क्रय के संबंध में निश्चित जानकारी प्राप्त की जा सके। क्रय की स्थिति क्या है, क्रय कितना किया गया था, कब किया गया था, कहाँ से किया गया था, आदि सूचनाएं उसके आधार पर प्राप्त की जा सके। अगले पॉइंट के रूप में हम देखते हैं लेन देनों का सारांश तैयार करना। लेन देनों का वर्गीकरण करने के पश्चात खाता बही के शेषों के आधार पर लेन देनों के सारांश तैयार किए जाते हैं, ताकि प्रत्येक खाते से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की जा सके और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सके। इसके अंतर्गत खातों के शेषों के आधार पर एक सूची बनाई जाती है, जिसे ही तलपट या ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। ये तलपट के आधार पर ही अंतिम विवरण अर्थात व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठा तैयार किए जाते हैं, जो व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार देखते हैं कि वर्गीकरण करने के पश्चात जो सारांश तैयार किए जाते हैं और सारांश के आधार पर अंतिम विवरण यानी कि फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार फाइनल अकाउंट यानी कि अंतिम विवरण बनाने का आधार कौन देता है? तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस देता है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देखते हैं लेन देनों का विश्लेषण एवं निर्वचन करना। लेखांकन के अंतर्गत सिर्फ लेन देनों का लेखा करना, उनका वर्गीकरण करना, फिर उनका संक्षिप्तीकरण करना अर्थात सारांश तैयार करके सिर्फ अंतिम खाते बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन वित्तीय सूचनाओं को इस प्रकार प्रदर्शित करने से है ताकि लेन देनों का विश्लेषण एवं व्याख्या या निर्वचन आसानी से किया जा सके और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सके। तो इस प्रकार लेखांकन के अंतर्गत सिर्फ लेन देनों का लेखा करना, उनका वर्गीकरण करना, उनका सारांश तैयार करना या अंतिम खाते बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंतिम विवरण बनाने के बाद भी लेन देनों का विश्लेषण होता है, लेन देनों की व्याख्या की जाती है और उनको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है कि उसका विश्लेषण किया जा सके, लेन देन की व्याख्या की जा सके और उससे महत्वपूर्ण निर्णय अपने व्यवसाय के लिए लिए जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय सूचनाओं का संवहन एवं संप्रेषण। लेन देनों का विश्लेषण एवं निर्वचन से प्राप्त सूचनाओं को उन सभी पक्षकारों को प्रेषित किया जाता है जो अपने भिन्न भिन्न उद्देश्यों से वित्तीय सूचनाओं में रुचि रखते हैं, जैसे विनियोजक, लेनदार, सरकार, व्यवसाय का स्वामी एवं व्यवसाय में हित रखने वाले अनेक व्यक्ति, क्योंकि वे इन्हीं वित्तीय सूचनाओं के आधार पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के संबंध में अपने निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार अंतिम रूप से प्राप्त वित्तीय सूचनाओं को उन सभी व्यक्तियों के पास भेजा जाता है जो व्यक्ति इन्हें अपने अलग अलग उद्देश्यों से वित्तीय सूचनाओं को जानना चाहते हैं। जैसे विनियोजक वित्तीय सूचनाओं पर इसलिए रुचि लेते हैं क्योंकि वे यह निर्णय लेना चाहते हैं कि उन्हें उस व्यवसाय में पूंजी लगानी है, उन्हें उस व्यवसाय में पैसा लगाना है या नहीं। सरकार भी रुचि इसलिए लेती है ताकि सरकार को यह पता चल पाए कि देश में व्यवसाय की क्या स्थिति है। मालिक यह सोचकर वित्तीय सूचनाओं में रुचि लेते हैं ताकि वे सही लाभ हानि को जान पाए, और इसके साथ ही साथ लेनदार या आपूर्तिकर्ता यह सोचकर वित्तीय सूचनाओं पर नजर रखते हैं कि उन्हें आगे भविष्य में उनको आपूर्ति देनी है या नहीं देनी है। तो इस प्रकार वित्तीय सूचनाओं का संप्रेषण एवं संवहन अनेक पक्षकारों को उनके भिन्न भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार वित्तीय सूचनाओं का संवहन एवं संप्रेषण अनेक व्यक्तियों को किया जाता है ताकि वे व्यवसाय से संबंधित निर्णय ले सके। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का यह क्लास समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को आज का यह क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो जरूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।